इस वीडियो में सिंक्रोनस मशीन जैसे अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंक्रोनस मशीन की संरचना और कुछ बेसिक बातें जान ली है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, शुरुआत से समझने पर यह बेहतर समझ में आएगा। तो यह हमारे सिंक्रोनस मशीन का रोटर है। जब इसे डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें स्थायी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन ध्रुव से उत्पन्न होने वाली फ्लक्स स्टेटर के वाइंडिंग स्लॉट से गुजरती है। चूंकि स्टेटर पर 3 फेज एसी वाइंडिंग स्थापित करी जाती है और रोटर को अलग से डीसी सप्लाई प्रदान करी गई है, तो जब रोटर रोटेट करता है तो फ्लक्स में गति होती है। और हमें यह पता है कि रोटर के फ्लक्स में परिवर्तन होने से फेराडे के नियमानुसार स्टेटर वाइंडिंग में करंट का प्रवाह होता है, जिससे हमें इस मशीन के टर्मिनल बॉक्स पर 3 फेज वोल्टेज मिलती है, जिसका उपयोग हम 3 फेज सिस्टम में उपभोग के रूप में करते हैं। तो अब यह होता कैसे है, चलिए अब हम इसकी कार्यप्रणाली को डिटेल से देखते हैं कि कैसे इसमें ईएमएफ प्रेरित होता है और क्यों वह साइन वेव का होता है और कैसे 3 फेज आउटपुट में निकलते हैं। चूंकि हम यह जानते हैं कि किसी भी एक वाइंडिंग को स्टेटर के 2 स्लोटों में स्थापित किया जाता है, मतलब एक वाइंडिंग को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर 2 स्लोटों में स्थापित करते हैं और इन दोनों स्लोटों से मिलाकर एक कंप्लीट वाइंडिंग बनती है। जैसे यहाँ हम इन तीनों वाइंडिंग को यह मान लेते हैं कि इस प्रकार 2 स्लोटों में इनको स्थापित किया गया है, जिनको हम नाम कुछ इस प्रकार दे देते हैं। हम अभी के लिए इन तीनों वाइंडिंग में से किसी एक को लेकर समझते हैं। माना हम वाइंडिंग ए को लेते हैं और बाकी 2 कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। यदि हमें एक वाइंडिंग की कार्यप्रणाली समझ में आ गई तो अन्य दोनों की इसके समान ही होती है और लास्ट में इन तीनों को एक साथ समझ लेंगे। जब प्राइम मूवर के द्वारा रोटर को घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है तो स्टेटर के चालक उसकी विपरीत दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें एक औरत आगे की ओर दौड़ रही है, लेकिन जब आप इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो वह पीछे की ओर गति करता हुआ नजर आएगा। सेम ऐसे ही गति हमारा रोटर कर रहा है, लेकिन स्टेटर उसके विपरीत भागता हुआ नजर आता है। चूंकि हमें इस मशीन की कार्यप्रणाली को समझना है तो हमें इस मशीन की गति को बहुत हद तक धीमा करना होगा। अभी हम घूमते हुए रोटर को किसी एक स्थिति पर रोक ही देते हैं और फिर धीरे धीरे इसे आगे घुमाते चलेंगे, जिससे हमें समझने में काफी आसानी होगी। माना हमने इसे इस स्थिति पर रोका। चूंकि यह इस रोटर की प्रारंभिक स्थिति है तो हम इसे 0 डिग्री पर मान लेते हैं, क्योंकि इसका एक पूर्ण घुमाव 360 डिग्री का होता है और हम इस रोटर को घुमाना 0 डिग्री से प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम रोटर को स्टेप वाइज स्टेप हर 90 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे और उस पोजीशन पर कुंडली ए में उत्पन्न ईएमएफ को चेक करेंगे। ध्यान दें, हम थ्योरी को समझने के लिए केवल एक वाइंडिंग को ले रहे हैं, हालांकि यह क्रिया तीनों वाइंडिंग में एक साथ होती है। अगर हम एक फेज को समझ लेंगे तो बाकी भी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए अब हम सिंक्रोनस मशीन की कार्यप्रणाली को कुछ चरण में समझते हैं। केस 1। इस स्थिति में हमारा रोटर कुछ इस पोजीशन पर है और हम मानते हैं कि यह रोटर की स्टार्टिंग पोजीशन है। रोटर इसी स्थिति से आगे घूमना प्रारंभ करेगा और रोटर डीसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक पोल उत्पन्न हो चुके हैं। जैसे माना ऊपर एन पोल है और इसके नीचे वाला पोल एस पोल है। और हमें यह भी पता है कि किसी चुंबक में चुंबकीय फ्लक्स की दिशा अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, जबकि इसके बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। तो स्टेटर के चालक ए के संपर्क में नॉर्थ पोल है, जिससे निकलने वाला फ्लक्स चालक ए के लंबवत आ रहा है, और जबकि यह चालक ए रोटर के घुमाव की दिशा के विपरीत दिशा, मतलब पीछे की ओर जा रहा है। तो इस स्थिति में चालक ए फ्लक्स का कटाव करेगा, जिससे इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो अब हमें यह तो पता है कि इस स्लॉट की कुंडली में धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन धारा की प्रवाह दिशा क्या है, मतलब करंट अंदर की ओर जा रही है या बाहर की ओर आ रही है। तो इस चालक में धारा की दिशा पता करने के लिए फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। जब चालक के गति की दिशा इस ओर है और चालक पर आरोपित फ्लक्स की दिशा ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार है, तब फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम के अनुसार चालक ए में करंट का प्रवाह अंदर की ओर है। तो अब वाइंडिंग ए के ही ए डैश चालक में करंट की दिशा देखते हैं। इस चालक के संपर्क में साउथ पोल है, जिसमें फ्लक्स की दिशा कुछ इस प्रकार है।
यहाँ फ्लक्स की दिशा भले ही विपरीत है, लेकिन चालक ए डैश के लंबवत है और चालक की दिशा भी यहाँ पहले के विपरीत है। तो फ्लेमिंग के दाया हस्त नियम के अनुसार चालक ए डैश में करंट का प्रवाह बाहर की ओर होगा। अतः रोटर की इस स्थिति में वाइंडिंग ए में करंट बह रही है तथा इसमें विद्युत वाहक बल ई प्रेरित हो रहा है, जो कि इस स्थिति में अधिकतम है क्योंकि फ्लक्स का कटाव अधिकतम हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चालकों पर लंबवत आ रही है। अब जैसे जैसे रोटर अपनी घुमाव दिशा में आगे गति करता है तो इसके साथ फ्लक्स भी आगे गति करती है, जिससे उन्हीं चालकों में फ्लक्स का कटाव कम होने लगता है और कुछ पल में रोटर इस स्थिति में आ जाएगा। तो रोटर की इस पोजीशन को केस 2 मान लेते हैं। केस 2, इस स्थिति में हमारे रोटर फ्लक्स की दिशा कुछ इस तरफ है, जबकि स्टेटर चालक के घुमाव की दिशा इस तरफ है, जो कि हर स्टेप में ऐसे ही रहेगी क्योंकि रोटर हमारा क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली स्टेटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस स्थिति में आप देख ही सकते हैं किसी भी प्रकार से फ्लक्स का छेदन यानी कटाव नहीं हो रहा है तथा फ्लक्स न तो चालक ए के संपर्क में आ रही है और न ही किसी प्रकार से चालक ए डैश के, जबकि यह फ्लक्स इन दोनों के समांतर है। तो इस स्थिति में न तो कोई धारा प्रवाहित होगी और न ही कोई ईएमएफ प्रेरित होगा। केस 3, तो अब हम रोटर को आगे की दिशा में घुमाते हैं और इस पोजीशन पर रोक देते हैं। तो अब हम इस स्थिति में देखते हैं। इस स्थिति में पहली स्थिति की अपेक्षा रोटर के ध्रुव परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि रोटर फिजिकली 180 डिग्री रोटेट कर चुका है। तो चालक ए में करंट की दिशा इस पोजीशन में होगी। हम देख सकते हैं कि यह बाहर की ओर है और ए डैश में भी इसी प्रकार करंट की दिशा देखेंगे तो यह अंदर की ओर है। हम देख सकते हैं कि यह स्थिति केस 1 के लगभग समान है, लेकिन दिशा का अंतर है। अर्थात इस स्थिति में करंट की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे प्रेरित ईएमएफ की दिशा भी विपरीत हो जाती है। मतलब इस स्थिति में ईएमएफ अधिकतम है लेकिन ऋणात्मक दिशा में है। केस 4, अब रोटर को आगे की दिशा में घुमाते हैं और इस समय फ्लक्स का कटाव कम होने लगेगा और मैक्सिमम ईएमएफ भी कम होने लगेगा। इस पोजीशन में फ्लक्स का कटाव नहीं हो रहा है तो इस समय ईएमएफ भी शून्य प्रेरित होता है। चलिए अब रोटर को थोड़ा और घुमाते हैं। केस 5, आपको याद होगा इसी पोजीशन में रोटर ने घूमना प्रारंभ किया था और अब वापस उसी पोजीशन पर आ गया है, अर्थात अब रोटर ने अपना एक पूर्ण 360 डिग्री का चक्र तय कर लिया है। तो इस स्थिति में रोटर वापस केस 1 की स्थिति में आ जाता है, जिससे स्टेटर में प्रेरित ईएमएफ अधिकतम और धनात्मक प्राप्त होता है। चूंकि हमारे रोटर का एक चक्र पूरा हो चुका है तो अभी हमने यह देख लिया कि जब रोटर एक चक्र लगाता है तब स्टेटर और रोटर के बीच क्या क्या गतिविधि होती है। अब हम सारांश के तौर पर उन सभी स्थितियों को एक साथ देखते हैं और जल्दी से समझते हैं कि मशीन के एक चक्र में क्या गतिविधि हुई। अतः हम देख रहे हैं कि हमारे रोटर के एक चक्र पूर्ण करने पर यह स्थितियां उत्पन्न होती है, जिनमें हमने देखा कि ईएमएफ भी हर स्थिति में बदल रहा है। तो चलिए अब हम इन सभी मानों को एक ग्राफ में रखते हैं। यह एक वाई एक्सिस है, इस समय यह टाइम को दर्शाएगी, और यह एक्स एक्सिस है जो हमारे ईएमएफ को दर्शाएगी। यह एक्स एक्सिस का धनात्मक पार्ट है और यह इसका ऋणात्मक पार्ट है। वैसे आपने कभी ग्राफ बनाया है तो ये आपको पहले से ही पता होगा, चूंकि हम जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण एक सर्कल में होता है, लेकिन यदि हम इसके सभी कोणों को एक सरल रेखा में फैलाएं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कोई गलत नहीं है। हम समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब हम इन सभी कोणों के मानों को इस वाई एक्सिस पर रख देते हैं और यहाँ हम इन दोनों को मान लेते हैं कि यह अधिकतम मान की सीमा है। इसे हम एक सीमा मान कर चल रहे हैं, वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि यह कितना मान है, जबकि हमें केवल यहाँ कार्यप्रणाली को समझना है। तो केस 1 में ईएमएफ अधिकतम है और केस 2 में 0 हो जाता है और फिर केस 3 में अधिकतम हो रहा है लेकिन ऋणात्मक दिशा में। इसके बाद केस 4 की स्थिति में वापस 0 हो जाता है और केस 5 में पुनः अधिकतम हो जाता है। अब यदि हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएं तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है और एक वैद्युतिक वेव है जिसे साइन वेव कहते हैं। तो अभी हमने यह देखा कि एक वाइंडिंग में कैसे रोटर के एक चक्र से एक साइन वेव जेनरेट होती है। सेम इसी तरह अन्य दोनों वाइंडिंग में भी साइन वेव ईएमएफ जेनरेट होता है। इसे चाहे तो आप खुद हल कर सकते हैं, एक बार आप कोशिश करिएगा।
तो इससे आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक साथ तीनों फेज जेनरेट होते हैं। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेटर कैसे साइन वेव जेनरेट करता है। थैंक यू।